लाखों सालों तक इस धरती पर इंसान के जीवित रहने का सिर्फ एक ही बुनियादी नियम था, बस चलते रहो। हाँ, शिकार की तलाश में या पानी की तलाश में। बिल्कुल, या फिर बस मौसम की मार से बचने के लिए। उस समय रुकने का सीधा सा मतलब था मौत। और खानाबदोश जीवन ही उनकी नियति थी। सही बात है। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले किसी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने धरती के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। मतलब उस इंसान ने अपने कदम रोक लिए। हाँ, उसने तय किया कि अब और नहीं भागना है, यहीं रुककर अपना भोजन खुद उगाना है। और ये फैसला एक इतनी बड़ी घटना थी जिसने उन खानाबदोश इंसानों को आज के इस आधुनिक और सुविधाजनक समाज की नींव रखने पर मजबूर कर दिया। एकदम सही। और आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय यही ऐतिहासिक मोड़ है जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं, या जिसे नया पाषाण युग भी कहा जाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का आधार वो बेहद विस्तृत और शोध आधारित नोट्स हैं जिन्हें आमतौर पर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन सामग्रियों में जो तथ्य दर्ज है वो सच में कमाल के हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक शिकारी इंसान ने खेत जोतना और बस्तियां बसाना सीख लिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। इंसान का प्रकृति के एक उपभोक्ता से बदलकर उसका उत्पादक बन जाना मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। तो चलिए सबसे पहले इस कालखंड की बात करते हैं। ये नया पाषाण युग आखिर कब शुरू हुआ था? अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो इसका कालक्रम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छा, और भारत में? भारत के संदर्भ में इसका समय मुख्य रूप से 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच देखा जाता है। मतलब काफी क्षेत्रीय भिन्नता है इसमें। हाँ, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप इतना विशाल है कि अलग-अलग क्षेत्रों में ये बदलाव अलग-अलग समय पर हुआ। समझ गया। और इसके नामकरण की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि नियोलिथिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग सर जॉन लुबोक ने किया था? हाँ, 1865 में, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड ने इस पूरे काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा है, यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस कालक्रम को देखें तो ये बदलाव तो हजारों सालों तक चला। सही कह रहे हैं आप। तो फिर इसे क्रांति क्यों कहा गया? मतलब आमतौर पर क्रांति सुनते ही दिमाग में औद्योगिक क्रांति या डिजिटल क्रांति जैसी चीजें आती हैं जो बहुत तेजी से हुई। ये एक बहुत ही तार्किक उलझन है। असल में जब गॉर्डन चाइल्ड ने इसके लिए क्रांति शब्द चुना तो वो बदलाव की रफ्तार को नहीं माप रहे थे। तो फिर वो क्या देख रहे थे? उसके असर की गहराई को देख रहे थे। देखिए, लाखों सालों से मानव प्रजाति पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। कंदमूल मिल गए तो खा लिए, जानवर दिखा तो मार दिया। हाँ, मतलब जो मिला उसी से काम चला लिया। बिल्कुल। लेकिन नवपाषाण काल में इंसान ने पहली बार प्रकृति के साथ एक साझेदारी की। उसने बीजों के जीवन चक्र को समझा और उत्पादन शुरू किया। अरे वाह! इस एक घटना ने मानव आबादी, उनके स्वास्थ्य और उनके रहने के तरीके को जड़ से बदल दिया। अपने प्रभाव के पैमाने पर यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। यानी पैमाना समय नहीं बल्कि उस बदलाव का व्यापक असर था। एकदम सही। ये नजरिया तो चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। चलिए अब इस क्रांति के असर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जीवन शैली में जो बुनियादी बदलाव आए वो सच में हैरान करने वाले हैं। इंसान पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादक बन गया था। मतलब अब वो किसान बन गया था। और जो नोट्स हमारे पास हैं उनके अनुसार उन्होंने गेहूं, जौ, चावल और बाजरा जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, खेती कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप चलते फिरते कर सकें। हाँ, बीज बोने के बाद फसल पकने तक महीनों इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। और जानवरों से उस फसल की रक्षा भी करनी पड़ती है। बस इसी मजबूरी ने, या कहें तो जरूरत ने, स्थायी निवास को जन्म दिया। लोगों ने खेतों के पास ही रुककर गांव बसाने शुरू किए। हाँ, और उन शुरुआती गांवों के घर आज की तरह ईंट सीमेंट के नहीं होते थे। उन्होंने मिट्टी, घास फूस या कच्ची ईंटों का सहारा लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और कमाल की चीज हुई। जानवरों के साथ इंसान का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। पशुपालन इस युग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जो जानवर कल तक शिकार थे अब वो साथी बन गए थे। और क्या आप जानते हैं कि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा था?
कुत्ता, राइट? बिल्कुल सही। कुत्ते ने शिकार में मदद की और नई बस्तियों की रखवाली भी की। और उसके बाद तो उन्होंने भेड़, बकरी और बैल को भी पालना शुरू कर दिया। हाँ, दूध और मांस के निरंतर स्रोत के लिए। और खेती के भारी कामों में तो बैलों की ताकत ने बहुत मदद की होगी। अब देखिए, इंसान के पास अपना उगाया हुआ अनाज था, मांस था, दूध था, सब कुछ भरपूर मात्रा में। लेकिन जब फसल कटती है तो अनाज तो एक साथ बहुत सारा पैदा होता है ना, रोजमर्रा की जरूरत से कहीं ज्यादा। तो चुनौती ये थी कि इस अतिरिक्त अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए। बिल्कुल। और इसी जरूरत से मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, जिन्हें हम पॉटरी कहते हैं। अनाज के भंडारण और खाना पकाने के लिए शुरुआत में ये बर्तन सिर्फ हाथों से गढ़े जाते थे। लेकिन फिर नवपाषाण काल के मध्य में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुम्हार का चाक। हाँ, पॉटर्स व्हील। इस चाक की मदद से बहुत तेजी से काले और धूसर रंग के बेहतरीन बर्तन बनाए जाने लगे। और पहिए के आविष्कार की तो बात ही अलग है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी चश्मे से देखूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि पहिया उस युग का स्मार्टफोन था? स्मार्टफोन कैसे? मतलब एक ऐसी तकनीक जिसने रातों रात दो अलग अलग क्षेत्रों को बदल दिया, परिवहन और उद्योग दोनों को। अरे हाँ, ये तुलना काफी दिलचस्प है। पहिए के वजह से चाक पर बर्तन बनना शुरू हुए और उसी पहिए ने भारी सामान ढोना भी आसान कर दिया। लेकिन खेती हो, घर बनाना हो या बर्तन बनाना हो, इन सब के पीछे एक और बड़ी ताकत थी। वो थे उस दौर के उन्नत उपकरण। हाँ, बेसाल्ट पत्थर से बने वो स्मार्ट टूल्स। पुरापाषाण काल के वो खुरदुरे पत्थरों का युग अब खत्म हो चुका था। अब पत्थर के औजार अधिक धारदार, पॉलिशदार और चिकने होने लगे थे। लेकिन यहां मुझे एक बात खटकती है। क्या? पुराने खुरदरे पत्थरों से भी तो छीलने या शिकार करने का काम चल ही रहा था। फिर पत्थरों को घिसकर इतना चिकना बनाने में इतनी भारी शारीरिक मेहनत क्यों की गई? असल में इसका जवाब खेती की नई जरूरतों में छिपा है। खेती में पत्थर के औजारों का क्या काम? देखिए, खेती के लिए जंगल साफ करने थे, बड़े पेड़ काटने थे। अगर कोई बिना पॉलिश वाली कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करता है तो खुरदरेपन के कारण वो झटके से टूट जाती है। अच्छा, दरारों की वजह से। हाँ, लेकिन जब बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर को पॉलिश करके चिकना कर दिया जाता है तो पेड़ पर वार करते समय जो तनाव पैदा होता है वो पत्थर की पूरी सतह पर समान रूप से बंट जाता है। अरे वाह, ये तो विशुद्ध भौतिक विज्ञान है, तनाव को बांटना। बिल्कुल, यही वजह है कि सेल्ट या पॉलिशदार कुल्हाड़ी इस काल का सबसे महत्वपूर्ण औजार बन गई। मतलब टिकाऊपन ही उस युग की असली तकनीक थी। सही कहा। और इसके अलावा भी कई खास औजार थे, जैसे बसूला, जिसे एडजिस कहते हैं। हाँ। इसका काम लकड़ी छीलना था। नाव और घर बनाने के लिए। हाँ, और बारीक काम के लिए छेनी का विकास हुआ। और एक औजार तो आज भी हमारी रसोइयों में मिलता है, ओखली और मूसल। अनाज कूटने और पीसने के लिए। पुरातात्विक नजरिए से ओखली और मूसल का मिलना एक स्थायी कृषि समाज की बहुत बड़ी पहचान है। और फसल काटने के लिए उन्होंने हंसिया भी तो बनाया था। हाँ, लकड़ी या हड्डी के ढांचे में पत्थर के छोटे छोटे पैने टुकड़ों को सेट करके। और बात सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, हड्डी के औजारों का भी एक पूरा संसार था। कपड़े सीने के लिए सुइयां, शिकार के लिए तीर के अग्रभाग और मछली पकड़ने के कांटे। हमारे नोट्स में भारत के कुछ खास स्थलों का जिक्र है, जैसे बिहार का चिरांद इलाका। ये बहुत ही दुर्लभ स्थल है। यहाँ से भारी मात्रा में हिरण के सींगों से बने औजार मिले हैं। मतलब वहाँ हिरणों की बहुत बड़ी आबादी रही होगी। खैर, इन उपकरणों को समझने के बाद अब ये देखना दिलचस्प है कि भारत में ये लोग आखिर रह कहाँ रहे थे। अगर हम नक्शे पे देखें तो उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन स्थल है मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। और ये करीब 7000 ईसा पूर्व का है, राइट? हाँ, और यहीं से कृषि और पशुपालन के सबसे शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। अगर मेहरगढ़ से हम उत्तर की तरफ जाएं तो कश्मीर की पहाड़ियों में एक जगह है बुर्ज होम। वहां का जीवन तो एकदम ही अलग था। वहां लोग गड्ढे वाले घरों में रहते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। इतनी भयंकर ठंड में जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर रहना ताकि प्राकृतिक गर्माहट बनी रहे, और वहां पत्थर के साथ हड्डी के औजारों का भी बहुत प्रयोग हुआ है। लेकिन बुर्जो होम की एक और खोज बहुत खास है। वो कुत्तों को दफनाने वाली बात। बिल्कुल, वहां कब्रों में मृतकों को उनके पालतू कुत्तों के साथ दफनाने की प्रथा के सबूत मिले हैं। ये सच में बहुत भावुक करने वाला है।
आज जो हम इंसानों और कुत्तों के बीच इतना गहरा रिश्ता देखते हैं, उसकी जड़ें शायद वही मौजूद हैं। कुत्ता अब सिर्फ एक रक्षक नहीं, परिवार का हिस्सा बन चुका था। और कश्मीर में एक और जगह है ना, गुफकराल, हाँ, जिसका अर्थ ही होता है कुम्हार की गुफा। वहां भी कृषि और पशुपालन के सबूत मिले हैं। अब अगर पहाड़ों से उतरकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आएं, तो कोल्डी हुआ का जिक्र आता है। ये तो वैश्विक इतिहास में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, क्योंकि यहां से दुनिया में धान यानी चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। सोचिए, जो चावल आज आधी दुनिया का मुख्य भोजन है, उसकी शुरुआत उन मैदानों में हो रही थी। और दक्षिण भारत में भी तो ये क्रांति फैल रही थी। हाँ, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कर्नाटक में पिकलीहल और हल्लूर जैसी जगह हैं। वहाँ राख के टीले और स्थायी बस्तियां मिली हैं। इन सब जगहों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि समाज छोटे छोटे कबीलों में बढ़ चुका था। और यहीं से एक आधुनिक अवधारणा का जन्म हुआ, श्रम का विभाजन, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मतलब अब हर किसी को अपना पेट भरने के लिए खुद शिकार या खेती करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। कुछ लोग खेती करते थे, कोई बर्तन बनाता था, कोई औजार बनाता था, तो कोई कपड़े बुनता था। ये तो बिल्कुल आज की किसी स्टार्टअप टीम की तरह लग रहा है, जहां हर कोई अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से काम करता है। बहुत सही तुलना है ये। समाज अब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि कौशल के आधार पर चल रहा था। और जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो इंसान दर्शन के बारे में सोचता है। ये हमें उनकी अंत्येष्टि प्रथाओं में दिखता है। वो मृतकों को बर्तनों और सामान के साथ दफनाते थे, घरों के भीतर या उनके बिल्कुल पास। इसका मतलब है कि वो पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करने लगे थे। बिल्कुल, मानव चेतना बहुत गहरे स्तर पर विकसित हो रही थी। अगर हम पुरा पाषाण काल की नव पाषाण काल से तुलना करें, तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पुरा पाषाण में इंसान शिकारी था, नव पाषाण में किसान बन गया। पहले वो गुफाओं में रहता था और भटकता था, अब उसने स्थायी घर बना लिए। पहले खुरदरे अनगढ़े पत्थर थे, अब पॉलिशदार औजार आ गए। और बर्तनों की तो पुरा पाषाण में कोई कल्पना ही नहीं थी, जबकि नव पाषाण में कुम्हार के चाक वाले बर्तन आ गए। और नव पाषाण काल के बिल्कुल अंत में एक और युगांतकारी घटना घटी। इंसान ने पहली बार धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रथम उपयोग। हाँ, और इसी ने आगे चलकर ताम्र पाषाण युग का रास्ता खोला। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि नव पाषाण काल सिर्फ एक युग नहीं था, ये वो नींव थी जिस पर आज के हमारे आधुनिक शहर टिके हैं। एकदम सही। हमारी सारी तकनीकी तरक्की की जड़ें उन्हीं मिट्टी के घरों और पहले खेतों में हैं। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार। सोचिए, अगर कोल्डीवाह में चावल की खेती शुरू नहीं होती या पहिए का आविष्कार नहीं होता, तो क्या आज की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी मुमकिन थी? शायद नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, जब इंसान ने एक जगह घर बनाकर रहना शुरू किया, तो क्या उसी दिन से प्रॉपर्टी या संपत्ति की सोच का जन्म नहीं हुआ? ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है। ये बहुत ही विचारोत्तेजक नजरिया है। बिल्कुल। जिस स्थायी जीवन ने सभ्यता को आगे बढ़ाया, क्या उसी ने इंसानी विवादों और युद्धों की नींव भी नहीं रख दी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये तो हमें अपने वर्तमान पर भी सवाल उठाने का मौका देता है। तो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर हमारे वर्तमान को आकार देने वाले इस सफर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई होगी। नमस्कार। नमस्कार।